तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आई थी और अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स देखने हैं तो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे के पार्ट्स उसी में आने वाले हैं। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। और इस चीज़ के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपको एक छोटा सा टारगेट देता हूँ। जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी नया पार्ट आ जाएगा। वैसे मैंने कभी टारगेट्स नहीं दिए, पर देखते हैं इस बार क्या होता है। हम देखते हैं रेन विलेज में सारादा अपने कॉमरेड को हील कर रही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी कोनोहामारू सारादा को साइड होने कहता है और फिर वो उसके कॉमरेड पर एक jutsu परफॉर्म करता है और उसे अपने हीलिंग चक्रा से हील करना स्टार्ट करता है, जिससे सारादा के कॉमरेड को होश आने लगता है और वो उठता है और हाफने लगता है। ये देखकर सारादा एक ही टाइम पर शॉक्ड और खुश दोनों हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ऐसा कुछ चौंका देने वाली बात थी। क्योंकि उसे याद था कि कोनोहामारू को हीलिंग jutsu नहीं आता था। तभी वो कॉमरेड उठने का ट्राई करता है, पर कोनोहामारू उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे लेटे रहकर रेस्ट करने को कहता है। फिर सारादा लियो को उसका ध्यान रखने कहती है और उसे कुछ पैसे देती है। सारादा अपने कॉमरेड से बात करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें उस जगह पर ध्यान रखने के लिए कहा था। तुम पर किसने अटैक किया? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या तुम हमें बता सकते हो? हिरोशी सारादा से कहता है, जब मैं उस जगह को चेक कर रहा था तभी किसी अननोन एंटिटी ने मुझ पर अटैक कर दिया था और मुझे वो एंटिटी काफी टाइम तक दिखी नहीं। मैं खुद को अर्थ स्टाइल से प्रोटेक्ट करने का भी ट्राई कर रहा था, पर वो अननोन एंटिटी तब भी मुझ पर अटैक किए जा रही थी। पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने पर मुझे पता चला कि ये कोई मिनी फ्लाइंग रोबोट्स थे जो मुझ पर अटैक कर रहे थे। मैं जैसे तैसे वहां से भागा। मुझे लगा कि ये जगह पूरा फॉरेस्ट है, लेकिन इस जगह पर अलग अलग टाइप के रोबोट्स और कैमरा निगरानी रखने के लिए लगे हुए हैं। और मैंने यहाँ पर एक चीज भी नोटिस की कि ये कैमरा और रोबोट्स यहाँ के विलेजर्स और एनिमल्स पर अटैक नहीं करते हैं, बस जो इन्हें सस्पिशियस लगता है ये उन पे ही अटैक करते हैं। क्योंकि जब मैं फॉरेस्ट में गया तब इन्होंने मुझ पर अटैक नहीं किया था, लेकिन जब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की उसके कुछ देर बाद ही मुझ पर अटैक होना शुरू हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर कोई सीक्रेट बेस हो जिसे गार्ड किया जा रहा हो। इस पर कोनोहामारू कहता है, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। तुम्हारी सीक्रेट बेस वाली बात सही हो सकती है। फिर हिरोशी कहता है, मुझे याद है जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मैंने 2 लोगों को व्हाइट कोट में देखा था, तो यहाँ पर कोई रिसर्च फैसिलिटी भी हो सकती है। इस पर सारादा कहती है, व्हाइट कोट पहने लोग? ऐसा है तो वो लोग किसके लिए काम कर रहे होंगे? फिर कोनोहामारू कहता है, रेन विलेज पर बाकी नेशन ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये टेस्टिंग ग्राउंड की तरह ज्यादा काम आता है। ऐसा कुछ भी करने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है और हो सकता है कि ये जगह प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वो कुछ प्लान कर रहे होंगे जो शायद किसी के लिए भी अच्छा ना हो। फिर सारादा हिरोशी से कहती है, हिरोशी तुम अपना ध्यान रखना और थोड़ा रेस्ट करने के बाद कोनोहा की तरफ चले जाना, क्योंकि अब मेरा साथ देने के लिए कोनोहामारू सेंसे हैं और इस हालत में तुम्हारा इस मिशन में चलना ना तो तुम्हारे लिए सही होगा और ना ही हमारे लिए। मैं जानती हूँ तुम्हें इस मिशन में बहुत इंटरेस्ट है और तुम हमारा साथ देना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट मिशन देना चाहती हूँ। इस पर हिरोशी सवाल करता है, अब इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन क्या हो सकता है? फिर सारादा हिरोशी से कहती है, क्या तुम ये स्क्रोल ले जाकर लेडी सुन्नाडे को दे सकते हो? हिरोशी हाँ में सर हिलाता है और फिर सारादा उससे कहती है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ से कोनोहामारू सेंसे के साथ मिशन को कंप्लीट करूंगी। तभी हिरोशी सारादा से कहता है, ठीक है सारादा, मैं समझ गया। अब यहाँ से आज शाम को ही मैं निकल जाऊंगा थोड़ा रिकवर करने के बाद, और फिर सीधा कोनोहा जाऊंगा। पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया। फिर वो सारादा को बताता है, मैंने जिन व्हाइट कोट वाले लोगों को देखा था वो भी शिनोबी थे, तो अगर आप वहां जाओ तो ध्यान रखना। और फिर हिरोशी अपने पॉकेट से एक मैप निकालता है और सारादा को कहता है, मैंने इस फॉरेस्ट को बारीकी से ऑब्जर्व किया है और मुझे जो भी इस फॉरेस्ट के बारे में पता चला वो इस मैप और इस डायरी में है। अच्छा होगा अगर आप फॉरेस्ट में एंटर करने से पहले एक बार इसे पढ़ लेना। इसी के साथ वो सारादा को मैप और डायरी दे देता है और उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता है और वो कोनोहामारू को भी थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। सारादा उससे रेस्ट करने का कहकर कोनोहामारू और लियो के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद कोनोहामारू लियो से कहता है,
मैं जानता हूँ इस विलेज के हालात क्या है और मैं जब कोनोहा जाऊंगा तो तुम्हारे विलेज के लिए कुछ रिलीफ और कुछ हेल्प लाने का पूरा ट्राई करूंगा। पर क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? तभी लियो कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ अगर मेरे बस का हुआ तो, लेकिन क्या तुम मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दोगे? फिर कोनोहामारू उससे कहता है, हाँ मैं तुम्हें मिशन करने के साथ पैसे भी दूंगा, पर तुम्हें ये काम सीक्रेटली करना होगा जिससे तुम पर किसी का कोई शक भी ना आए। बस तुम्हें मुझे इस विलेज के हालत टाइम टू टाइम रिपोर्ट करनी होगी। तभी लियो कहता है, मैं इंफॉर्मेशन ढूंढ तो लूंगा पर मैं तुम्हें वो भेजूंगा कैसे? तभी कोनोहामारू एक मैसेंजर मंकी को समन करता है और एक छोटा सा मार्क लियो के राइट हैंड पर बनाता है और लियो को कहता है, जब तुम्हें मुझे कोई मैसेज भेजना हो तो तुम इस मार्क को जैसे मैंने अभी एक्टिवेट किया वैसे एक्टिवेट कर सकते हो। तब ये मंकी तुम्हारे पास समन हो जाएगा और तुम इसके जरिए मुझे मैसेजेस भेज सकते हो और मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे दे दूंगा। फिर लियो कहता है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, तुम हमारे विलेज के लिए और मेरे लिए इतना कर रहे हो। अब कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं तुम्हें पक्का उस मंकी के जरिए मैसेज भेजूंगा और तुम्हें सारे इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रखूंगा। तभी सारादा लियो से कहती है, लियो क्या तुम मेरे लिए हिरोशी का ध्यान रख सकते हो? फिर लियो कहता है, ठीक है, जब तक वो रिकवर करेगा तब तक मैं उसका ध्यान रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि सारादा और कोनोहामारू अपने मिशन पर चले जाते हैं और लियो हिरोशी का ध्यान रखने अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ कोनोहा में सास्के और साकुरा दोनों लेडी सुनाडे के ऑफिस से बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि साकुरा बहुत खुश लग रही होती है। उसे देखकर सास्के भी काफी खुश था, पर साकुरा मन ही मन सोचती है, आज का दिन काफी अच्छा जा रहा है। सबसे पहले हमने ककाशी सेंसे को कोमा से बाहर निकाला और फिर सास्के भी आर्म इम्प्लांट करने के लिए मान गया। फिर कोनोहामारू के भी जिंदा होने की न्यूज, इससे तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे आज भी याद है जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन एक्स के साथ फाइट कर रहे थे जो नारुतो के एस्टैब्लिश पीस को खत्म करने का ट्राई कर रहे थे, तो हमारे उसमें कई शिनोबीज घायल हो गए थे। तभी मेरे पास कोनोहामारू का भी केस आया था और मैं उसे देखकर शॉक हो गई थी क्योंकि उसके दोनों हाथों में खून ही खून था और उसके पेट में भी काफी कट लगे थे और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था और वो बेहोश हो चुका था। तभी उसके साथ आए शिनोबी ने मुझे कहा था कि मास्टर कोनोहामारू को हमें कैसे भी करके बचाना होगा। ये कोनोहा के लिए एक जेम है। इन्होंने अकेले ही एक साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स का सामना किया और उन्हें हरा भी दिया, पर ज्यादा रसेंगन यूज करने की वजह से उसका बहुत ज्यादा चाकरा यूज हुआ। और तभी एक मेडिकल निंजा कहता है, इसीलिए मुझे लगता है कि इनका बचना मुश्किल है। इस पर साकुरा कहती है, नहीं, मैं कोनोहामारू को कुछ होने नहीं दूंगी और मैं इसे बचाने के लिए जो हो सकता है करूंगी। और फिर हम देखते हैं साकुरा कोनोहामारू का इलाज करते हुए सोचती है कि जब ये छोटा था तो ये मुझे नारुतो के साथ मिलकर कितना परेशान किया करता था और ये कितना बदमाश था, पर मैं इसे अपना छोटा भाई मानती हूँ और इसीलिए मैं इसे बचा कर रहूंगी। फिर कुछ टाइम बाद जब कोनोहामारू को थोड़ा होश आने लगा था तब उस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे उस कैंप पर फिर अटैक किया था और जब वो मुझे मारने ही वाले थे, कोनोहामारू ने उस हालत में होते हुए भी मुझे प्रोटेक्ट किया। और जब उस ओसुसुकी का अटैक हुआ था तब भी उसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद पर वो अटैक ले लिया था और मैं उस समय से खुद को ही उसके डेथ का रीजन मान रही हूँ। पर अब मुझे पता चल गया है कि वो अब भी जिंदा है और सेफ है और तो और अब वो विलेज भी वापस आने वाला है। मैं उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और अब हो सकता है कि वो होकागे भी बन जाए। उसे तो होकागे भी बनना था। मुझे याद है जब मैंने उससे कहा था कि तुम अभी से मेहनत करोगे तो तुम नारुतो से भी पहले होकागे बन जाओगे, तो वो मुझ पर ही गुस्सा हो गया था और कहने लगा कि वो नारुतो के बाद ही होकागे बनेगा। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उसे नारुतो के बाद होकागे बनना पड़ेगा। नारुतो के डिसअपियर हुए 2 साल बीत चुके हैं और अब तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी सास्के साकुरा की तरफ देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, साकुरा तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा, क्या हुआ है? फिर साकुरा सास्के से कहती है, कुछ नहीं सास्के, पर आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा जा रहा है। पहले ककाशी सेंसे को हमने कोमा से निकाला और अब तुम्हारा आर्म भी इम्प्लांट होने वाला है और सबसे अच्छी बात तो कोनोहामारू अब भी जिंदा है।
इस न्यूज़ ने मुझे अंदर तक खुश कर दिया है, क्योंकि मैं उसकी डेथ का रीज़न खुद को मानती थी और खुद को ब्लेम करती थी। पर अब मुझे पता चल गया है कि वो जिंदा है, तो मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका है और अब तो उसे होकागे भी बनाने वाले हैं। ये मेरे लिए और उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तभी सासुके साकुरा से कहता है, हाँ साकुरा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब वो छोटा था तो वो मुझे बहुत एनोइंग लगता था, पर अब जब वो बड़ा हो चुका है तो मैं भी उसके पोटेंशियल को जानता हूँ। उसने उस ऑर्गेनाइजेशन एक्स के सभी हायर अप्स के साथ अकेले फाइट की थी और उन्हें खत्म भी कर दिया था। और मुझे पता चला कि उसने अकेले ही एक पेन को भी हैंडल किया था। और 2 साल पहले जब उस ओसुसुकी ने हम पर हमला किया था तो उसने अकेले ही उसके एक मिनियन को भी मार दिया था। वो काफी स्ट्रॉन्ग और एक वर्दी कैंडिडेट है। वो अच्छा होकागे बन सकता है। और वैसे भी तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। इसी के साथ सासुके और साकुरा अपने घर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीरो और मादारा उस क्लिफ पर बात कर रहे होते हैं और मादारा के हाथ में एक लीफ होती है और वो उस लीफ को उड़ा देता है। तभी शीरो मादारा से पूछता है, मादारा, मैं जानता हूँ कि तुम अब कोनोहा जाने का मन बना चुके हो और तुमने वहाँ जाने के लिए सारा प्लान भी बना लिया है, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सीधा लेडी सुनाडे के पास टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और तुम जाकर उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा सकते हो। तब मादारा शीरो से कहता है, नहीं शीरो, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाते ही सरेंडर इसीलिए नहीं करूँगा कि मैं कमज़ोर हूँ या फिर मुझे उन्हें अपने से पावरफुल बताना है। मैं बस अपने और उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे वो सभी मुझ पर भरोसा कर सके। मैं जानता हूँ जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे अरेस्ट करेंगे ही और मुझे प्रिजन में डाल देंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हाशिरामा की ग्रैंड डॉटर मुझसे मिलने ज़रूर आएगी। तब मैं उसे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब बता दूंगा और मैं उसे सारे विलेजेस को इकट्ठा करने के लिए भी एनकरेज करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हाशिरामा की डॉटर इतनी तो समझदार है कि वो इस सिचुएशन को समझ जाएगी और मुझे लगता है कि वो अपनी तरफ से भी पूरा कोशिश कर रही होगी, क्योंकि मैं उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसी है। जब मैं उससे और बाकी कागे से फाइट कर रहा था तब मुझे उसके पावर का अंदाज़ा हो चुका था। मैं उसकी इंसल्ट करके उसकी फुल पावर को देखना चाहता था, लेकिन अब मैं कोनोहा जाके उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म करूंगा। इसीलिए क्या तुम मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कुछ बता सकते हो और करंट वर्ल्ड का सिनेरियो भी समझा सकते हो कि ये कैसे और कहाँ स्टार्ट हुआ? शीरो मान जाता है और मादारा से कहता है, तो अब तुम ध्यान से सुनना। इस वर्ल्ड के केओस के बारे में मैं तुम्हें पूरे डिटेल में समझाता हूँ और तुम यही बातें कोनोहा में जाकर लेडी सुनाडे को बता सकते हो। तभी मादारा कहता है, ठीक है शीरो, तुम बताना शुरू करो। इसके बाद शीरो कहता है, देखो मादारा, मैंने अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके हिसाब से मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़ीरो है और ये नारुतो उज़ुमाकी के डिसअपियर होने से काफी पहले से भी काम कर रही थी, लेकिन छुपकर। और जब 7th होकागे को ओसुसुकी ने किडनैप कर लिया तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को धीरे धीरे पावर में लाना स्टार्ट किया और कई छोटे छोटे हिडन विलेजेस को तबाह कर दिया और बहुत से छोटे छोटे नेशंस को अपने अंडर ले आया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जगह जगह पर अपनी रिसर्च फैसिलिटी बना रखी है, जिसमें ये कुछ मरे हुए शिनोबीज को रिवाइव करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। उस लेटर में लिखा था कि उन्होंने अभी तक एक शिनोबी को रिवाइव किया है जिसका कोड वर्ड IU9 है और ये तुम नहीं हो। इसका मतलब तुम उनके लिए सक्सेस नहीं थे और मुझे लगता है कि वो और भी ऐसे शिनोबीज को रिवाइव करके इस वर्ल्ड में अपने आप को और पावर में लाना चाहते हैं। पर उसी के साथ उनकी उस रिसर्च में लिखा हुआ था कि वो कुछ हिडन एंशिएंट वेपन को भी रिक्रिएट करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, जिससे वो किसी टेल्ड बीस्ट को भी हरा सके और फिर वो किसी नेशन तो क्या, एक बार में इस पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए मुझे डर लग रहा है कि वो अपने इस मकसद में कहीं कामयाब ना हो जाए। आज से काफी टाइम पहले हमारे मून पर वॉर हुई थी, तब मेन फैमिली वालों ने भी मेरे ब्रांच फैमिली पर एक ऐसे ही एंशिएंट वेपन से अटैक किया था और वहाँ सब कुछ खत्म कर दिया था, जबकि वो वेपन अपने फुल पोटेंशियल पे भी यूज नहीं हुआ था। इसीलिए मैं जानता हूँ कि ये एंशिएंट वेपन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें कैसे भी करके
उन्हें एंशिएंट वेपन बनाने से रोकना होगा। तभी मादारा सवाल करता है, क्या एंशिएंट वेपन भी चाक्रा से चलता है? अगर हाँ तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उनके पास टेल बीस्ट हो, क्योंकि एक साथ उतना चाक्रा सिर्फ किसी टेल बीस्ट से ही मिल सकता है। इस पर शीरो बताता है, मून पर जिस एंशिएंट वेपन का यूज हुआ था उसमें सभी क्लैन वालों की आंखों का यूज हुआ था, जो काफी क्रूएल था। मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के वेपन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि ये चाक्रा से यूज होगा या कैसे, लेकिन अगर ये वैसे ही क्रूल मेथड का यूज करेंगे तो भी ये अच्छा नहीं है। फिर मादारा कहता है, शायद ये इन शिनोबीज को इसीलिए रिवाइव करने में लगे हुए हैं। इस पर शीरो कहता है, मैं ये सब पता लगा लूंगा। खैर, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही इस वर्ल्ड में अनबैलेंस आया है, क्योंकि नारुतो के जाने के बाद शिनोबी वर्ल्ड में पावर का काफी अनबैलेंस हो चुका था, जिसकी वजह से रिफ्ट क्रिएट हो चुका था, और उसी का फायदा उठाते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाउड विलेज और स्टोन विलेज के बीच वॉर स्टार्ट करवा दी। इन सब से दूर होने के लिए मिस्ट विलेज ने खुद को बाहर से कट ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कागेज सबमिट होती थी और सारे कागेज मिलकर इस सिचुएशन को डील करने में लगे हुए थे। लेकिन स्टोन विलेज और क्लाउड विलेज ने बाकियों को उनके आपस के मैटर में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। लास्ट कागे समिट में जब 6th होकागे और सैंड विलेज का 4th कागे वापस आ रहे थे, तब उन पर उसी ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया और उन दोनों को अधमरा कर दिया था, पर उन्हें जैसे तैसे बचाया गया। इस पर मादारा कहता है, पर स्टोन विलेज और क्लाउड विलेज में वॉर होने का रीजन क्या था? फिर शीरो कहता है, ये सब तुम सुनाडे से पूछ लेना, मैं तुम्हें वो रिसर्च पेपर्स दे दूंगा जिससे तुम अपनी बात का कुछ प्रूफ दे पाओगे। इसी के साथ मादारा कोनोहा जाने का डिसाइड करता है और शीरो उससे कहता है, मादारा, अब जब सब तुमने प्लान कर ही लिया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम पर कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ। मादारा मान जाता है और हम देखते हैं मादारा शीरो के साथ एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ मित्सुकी और बोरुटो थे। मित्सुकी बोरुटो से कहता है, हमने कुछ महीनों में अपनी ट्रेनिंग तो काफी बढ़ा दिया है और हमारा परफॉर्मेंस भी काफी इम्प्रूव हुआ है। मुझे लगता है कि अब हमें कोनोहा के लिए मिशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी बोरुटो कहता है, हम स्ट्रॉन्ग भले ही हो चुके हैं, बट हम अब भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम किसी ओसुत्सुकी को हरा सके, और मैं चाहता हूं कि मैं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूं कि मैं मेरे डैड को वापस लेकर आ सकूं। मैं जानता हूं कि मैं अपने डैड को इतना एडमायर नहीं करता था और उन्हें बात बात पर क्रिटिसाइज करता था, पर मैं उन्हें हेट भी नहीं करता था, मैं बस उनसे गुस्सा रहता था। पर जब उस ओसुत्सुकी ने डैड पर अटैक किया, तब हमें पता चला कि हम कितने कमजोर हैं और बेबस हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं उतना ही कमजोर ना रह जाऊं। हमें उसके मिनियंस को हराने के लिए भी कई शिनोबी और कोनोहामारु सेंसेई को कुर्बान करना पड़ा था। तो सोचो, अगर वो खुद लड़ने आ जाता तो कोनोहा और हमारा क्या होता। और अब तो डैड भी नहीं है और अंकल सास्के को भी कुछ हो जाता है, तो हमारे पास और कोई ऐसा शिनोबी नहीं रहेगा जो ऐसे पावरफुल एनिमीज को रोक सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों स्ट्रॉन्ग बने और साथ मिलकर उस ओसुत्सुकी को हराएं और हमारे कोनोहा को प्रोटेक्ट करें। इस पर मित्सुकी कहता है, मैं ये तो नहीं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा बोरुटो। तभी हम देखते हैं कि बोरुटो और मित्सुकी दोनों उस केव के जरिए एक लैब में आते हैं और वहाँ पर ओरोचिमारू खड़ा होता है। ओरोचिमारू उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाता है और उन दोनों से कहता है, तो मैंने तुम लोगों को आज के जो टास्क दिए थे, क्या तुम लोगों ने वो इतनी जल्दी पूरा कर लिया? इस पर बोरुटो कहता है, हाँ सेंसे, हमने वो सारे टास्क पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब ये सारे टास्क इजी हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और सिखाएं। तब ओरोचिमारू कहता है, देखो बोरुटो, मैंने जितने जुत्सु हासिल किए थे वो सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है। तुमने पिछले 6 महीने के अंदर सास्के से भी ज्यादा जुत्सु सीखे हैं और उन्हें मास्टर किया है। मानना पड़ेगा तुम काफी डेडिकेटेड हो और अब बस तुम्हें इन जुत्सूस के साथ और एक्सपीरियंस गेन करना है, जिससे तुम इनमें एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं अब तुम्हें इससे ज्यादा कुछ और नहीं सिखा सकता। फिर बोरुटो कहता है, बट मास्टर, आपने मुझे अब भी बहुत से हिडन जुत्सूस नहीं सिखाए हैं और वो समनिंग जुत्सु भी। तभी ओरोचिमारू उससे कहता है, बोरुटो,
हिडन jutsu सिखाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्क्रोल तैयार किया है जो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। और बात रही समनिंग jutsu की, तो वो मैं तुम्हें सिखाने में देर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक न्यू समनिंग टेक्निक बना रहा हूँ जिससे तुम्हारी समनिंग सबसे पावरफुल होगी। तभी हम देखते हैं कि एक शिनोबी ओरोचिमारू के पास आकर उसे एक लेटर देता है और वहाँ से चला जाता है। उस लेटर को पढ़कर ओरोचिमारू बोरुटो और मित्सुकी को प्रैक्टिस करने का कहकर वहां से चला जाता है। ये देखकर बोरुटो और मित्सुकी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमें उस रिसर्च फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है। हम काया को देखते हैं, वो किसी डार्क रूम में बैठी हुई थी और काफी डरी हुई थी। तभी एक आवाज उससे कहती है, काया, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा ह्यूमन एसेट मानता हूँ और तुम मेरा भरोसा तोड़ रही हो। इस बार तुम्हारे अंडर ये गलती हुई है, पर अगली बार ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। काया बहुत डरी हुई थी और माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, ये गलती बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। मैं आगे से और ध्यान रखूंगी। फिर वो आवाज़ कहती है, जल्दी से सब कुछ ठीक करो और चिंता मत करो, अगली बार तुम माफ़ी भी नहीं मांग पाओगी।